Hello, hello, hello to all my cuties. वेलकम बैक टू बायो ब्लॉसम एजुकेशन विद सोनाली। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और इसको आप लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी बोल सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, हेडिंग दिया है बेटा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस भी बोल सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फ्रॉम यूनिट 1, प्लस इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके लिए बन सकते हैं, तो इसीलिए बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट लिखा है ग्रेगर मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसके साथ और दो तीन चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, मैं यहाँ लिखती हूँ। फर्स्ट फर्स्ट आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, सेकेंड आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। एंड थर्ड आप लोग के लिए क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ठीक है बेटा, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स में आंसर क्या होने वाला है? मेंडल। मेंडल का पूरा नाम अगर देखें तो उनका पूरा नाम था ग्रीगर जोहान मेंडल, और सिंपली हम उनको मेंडल भी बोलते हैं। देन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हम बोलते हैं बैटसन को। एंड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इज टी.एच. मॉर्गन। मॉर्गन का नाम तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। उन्होंने ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई को लेके बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जेनेटिक्स फील्ड में, जिनका बहुत ज़्यादा वैल्यू है। वन बाय वन आगे वाले अपकमिंग क्लासेस में आप मॉर्गन के बारे में भी पढ़ोगे, तो ये तीन चीज़ आपको फर्स्ट याद रखनी है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज जेनेटिक्स? तो जेनेटिक्स हमने ऑलरेडी सब टर्म्स को हमने समझा था। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद जीन्स, सिंपल बोले। देन नेक्स्ट, अगर मेंडल के बारे में थोड़ा हम समझें कि उनका कैसा था लाइफ, वो कब जन्म हुए थे, कब उनका डेथ हुआ, तो वो सब थोड़ा समझ लो। हालांकि क्वेश्चंस तो नहीं आते, इसलिए मैंने स्लाइड्स में भी नहीं लिखे हैं, बट कुछ चीज़ें बेटा जाननी चाहिए फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, ताकि आप लोग को मज़ा भी आए पढ़ने में। तो अगर मेंडल का प्रोफाइल देखें हम, ओके, ये सब चीज़ें भी आप लोग थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करते रहो, आप लोग को मज़ा भी आएगा क्लास में। तो मेंडल जी का जन्म हुआ था, बर्थ डेट उनका है 22 जुलाई, और ईयर है उनका 1822। ठीक है, तो हमारे मेंडल जी का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822, एंड उनका डेथ हुआ इन द ईयर 1884, and the reason for his death was nephritis. He was suffering from nephritis. Nephritis सब बच्चों को पता होगा, that is inflammation of nephron और kidney। ठीक है, नाउ मेंडल जी को हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी को फादर बोल रहे हो किसी चीज़ का, तो उन्होंने बहुत बड़ा कुछ तो काम किया ही होगा उनकी ज़िंदगी में, कुछ तो उखाड़ा है बेटा उन्होंने, इसीलिए उनको फादर बोला गया। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अपना दिया है इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, और उन्होंने कम से कम 1856 से लेके 1863 तक एक्सपेरिमेंट्स किए हैं खाली जेनेटिक्स फील्ड को लाने के लिए, जेनेटिक सब्जेक्ट को यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मेंडल का था। उन्होंने पाइसम सेटिवम किसका साइंटिफिक नेम है बेटा? गार्डन पी का। ओके, तो उन्होंने गार्डन पी के ऊपर 1856 से लेके 1863 तक कितने साल हुए? 7 ईयर्स। फॉर कंप्लीट 7 ईयर्स उन्होंने परफॉर्म किया है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। उनके एक्सपेरिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? उसके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। बट बेटा मेंडल इतना मेहनत किए, 7 साल तक उन्होंने अपने जीवन का पूरा 7 साल उन्होंने ये सब रिसर्च पे ही लगा दिया। बट जब उन्होंने अपनी जो भी चीज़ें फाइंड आउट की थी, रिसर्च को जब उन्होंने पब्लिश किया, तो उस टाइम उनको जितना उस चीज़ के लिए मतलब प्रशंसा मिलनी चाहिए थी, उतना उनको मिली नहीं।
जब उन्होंने अपना काम लोगों को बताया, वो सब चीज़ को पब्लिश किया, उनके वर्क को, उनके रिसर्च को, पीपल जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि वो होता है ना, अच्छी चीज़ों की कदर नहीं होती है। तो उस टाइम लोगों को उस चीज़ की कदर ही नहीं हुई, लोग उस चीज़ को मानने से ही मना कर दिए। और उस हिसाब से मेंडल को वो जो मतलब फेम मिलना चाहिए था, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला उनके जीते जी तक। लेकिन उनके मरने के बाद आफ्टर हिज डेथ फिर कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने मिलके उनके काम को रीडिस्कवर किया, और उस टाइम लोगों को मेंडल जी की बोलते हैं ना, कदर हुई। कोई चीज़ जाने के बाद ही हम उसको उसकी कदर होती है, रहते रहते उसकी कदर नहीं होती। तो जब मेंडल जी चले गए तब लोगों को उनकी कदर हुई कि ओ, उन्होंने इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, हमको इतना सब कुछ बता के गया है, हमारे साइंटिफिक वर्ल्ड को इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन मेंडल जी ने दिया है। उसके बाद ही लोगों को समझ आया। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, ही कंडक्टेड सम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पीस माने पाइसम सैटिवम फॉर 7 years 1856 से 1863 तक। ही फाइनली पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग्स इन 1866। 1866 में उन्होंने अपना जो भी रिसर्च था वो सब पब्लिश किया इन द जर्नल, एक जर्नल में जिसका नाम था नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रून। बट अनफॉर्चुनेटली दिस वेर ओवरलुक्ड बाय साइंटिफिक वर्ल्ड एट दैट टाइम। बट लोगों ने उनको अनदेखा कर दिया, उनकी चीज़ों को रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं किया। और एक चीज़, मेंडल ऑस्ट्रिया बॉर्न थे, मतलब उनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, हाउएवर आफ्टर 16 years, मतलब उनके डेथ के 16 साल के बाद 1900 में दीज वेर अगेन रीडिस्कवर्ड बाय 3 different साइंटिस्ट ऑफ यूरोप। 1900 में वापस उनके काम को रिडिस्कवर किया, और 3 साइंटिस्ट ने अलग अलग इंडिविजुअली, एक साथ नहीं, तीनों साइंटिस्ट ऐसे नहीं ग्रुप बनाए, टीम बनाए और मिल के उन्होंने रिडिस्कवर किया, ऐसा नहीं, तीनों ने अलग अलग अपनी अपनी जगह में उन्होंने डिस्कवरी की। ओके, तो वो 3 साइंटिस्ट कौन कौन थे? फर्स्ट थे हुगो डी ब्रिस ऑफ होलैंड, कार्ल कॉरेंस ऑफ जर्मनी, ईवी शर्मार्क ऑफ ऑस्ट्रिया। डन इतना तक? ओके, देन नेक्स्ट, नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल्स वर्क। तो मैंने आप लोग को बोला कि मेंडल जब उन्होंने काम किया, जब उन्होंने पब्लिश किया अपना रिसर्च, अपना वर्क को, तो लोगों ने उनको मतलब वो रिकॉग्निशन, वो फेम देने से डायरेक्ट मना ही कर दिया। तो क्यों ये चीज़ हुआ? क्यों उस टाइम के साइंटिस्ट या उस टाइम का साइंटिफिक वर्ल्ड उन्होंने ये चीज़ की कदर नहीं की? उसके रीजंस क्या है? वो सब रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, देखो लिखा है, मेंडल्स वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900 बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, क्योंकि उस टाइम पे बेटा 90s, मतलब 19th सेंचुरी में, उस टाइम में ऑब्वियसली उतना कम्युनिकेशन था ही नहीं। देयर वॉज नो इंटरनेट, देयर वॉज नो सोशल मीडिया। अब तो क्या है बेटा, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, कुछ भी, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में कुछ होता है, हमारे पास मैसेज आ जाता है सोशल मीडिया में कि ये चीज़ें हो रही है, ये चीज़। बट मेंडल जी के पास तो ये नहीं था बेटा, वो ना वो सेल्फी ले सकते थे, ना वो अपडेट कर सकते थे, अपलोड कर सकते थे कि हाय फ्रेंड्स मैं यहाँ पे हूँ। वो सब चीज़ें तो हो नहीं पाई, तो इसीलिए लोगों, मतलब ज़्यादा लोगों तक उनका काम पहुँच नहीं पाया। ऑल्सो नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल एज अ साइंटिस्ट। उस टाइम पे मेंडल को कोई साइंटिस्ट जैसे समझता ही नहीं था, लोग उनकी कदर ही नहीं करे एज साइंटिस्ट। हिज मैथमेटिकल अप्रोच वॉज न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल। देखो मेंडल ने बहुत ज़्यादा यूज किया था मैथ्स का, स्टैटिस्टिक्स का। तो अब ये चीज़ लोगों को एक्सेप्ट करना कि मेंडल एक्चुअली बता रहे हैं बायोलॉजिकल चीज़ के बारे में, बायोलॉजी के ऊपर उनका रिसर्च चल रहा है, और वो यूज़ कर रहे हैं मैथ्स और स्टैटिस्टिक को, तो ये चीज़ लोगों को हजम नहीं हुई, वो ये चीज़ को एडप्ट ही नहीं कर पाए। अब हम लोग भी है ना, हम लोग क्या सोचते हैं, बायोलॉजी में कौन मैथ्स पढ़ता है, बायो में मैथ्स का क्या काम है, हम तो बायो स्टूडेंट है, हमारा मैथ्स से कोई रिलेशन नहीं है। तो उस टाइम भी लोगों का वही सोच रहा। He used statistical calculations which were beyond the comprehension of the biologist of his time. उस टाइम के बायोलॉजिस्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि बायो में कैलकुलेशन, मैथ, स्टैटिस्टिक, ये सब का क्या ही रोल है बोल के। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स or factors as stable and discrete units was not accepted. Mendel could not explain the continuous variations seen in nature. और एक चीज़, ये जो टर्म है जीन, इस टर्म को मेंडल ने डिस्कवर नहीं किया है,
द टर्म जीन वॉज कॉइंड बाय अनदर साइंटिस्ट जिनका नाम था जोहानसेन। ओके, मेंडल ने जीन के लिए फैक्टर वर्ड यूज किया था, बाद में वो फैक्टर वर्ड रिप्लेस्ड हुआ बाय जीन। तो जो कॉन्सेप्ट था जीन का या फैक्टर का, उसको उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं किया गया कि जीन भी कोई स्टेबल यूनिट है या डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब होता है अलग से कोई अलग से कोई इंडिविजुअल यूनिट्स है। इस चीज़ को भी लोग समझ नहीं पा रहे थे, और उसका वन ऑफ द मेन रीज़न ये था कि मेंडल जीन्स के बारे में कोई फिजिकल प्रूफ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। जैसे अब सेल है, सेल भी तो उसी ज़माने में डिस्कवर हुआ था, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर कर दिया था। बट लोग उस टाइम क्यों माने? क्योंकि उनके पास माइक्रोस्कोप था, तो उन्होंने माइक्रोस्कोप में ले जा के सबको दिखाया कि देखो हम तो देख रहे हैं कि सेल है, फिजिकल प्रूफ है मेरे पास। बट इस चीज़ के लिए तो मेंडल के पास कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, या उनके पास कोई ऐसा टेक्निक नहीं था जिससे वो ये प्रूफ कर सके फिजिकली कि रियल में फैक्टर्स या जीन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यही सब चीज़ों के कारण उस टाइम पे मेंडल का जो काम था उसको लोग बिल्कुल ही मना कर दिए, और बिल्कुल ही नॉन रिकॉग्नाइज्ड रह गया वो चीज़। ठीक है, देन मेंडल्स वर्क वॉज सक्सेसफुल बिकॉज, बट जब उन्होंने पब्लिश किया तब तो उनके काम को मना कर दिया गया, बट 1900 में तो फिर वापस जब रीडिस्कवरी हुई चीज़ों की, तब तो लोगों ने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। तो क्या क्या रीजंस थे कि जो मेंडल का काम था वो एक्चुअल में सक्सेसफुल हो सका, ऐसा उन्होंने क्या किया 7 साल तक, उसका रीजंस यहाँ पे लिखा हुआ है। Okay, first he considered one or two characters at a time during hybridization experiment. जब वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने बहुत कम चीज़ों को ही उसमें इन्वॉल्व किया था, बस 1 या 2 कैरेक्टर को ही एक बार में वो स्टडी कर रहे थे। वो उन्होंने चीज़ों को क्लमजी नहीं किया कि ये भी कर लेता, वो भी कर लेता, सब कर लेता। अगर वो करते तो सब चीज़ें क्लमजी हो जाती, गड़बड़ हो जाती। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने एक टाइम पे 1 या 2 कैरेक्टर्स को ही स्टडी किया। ओके, प्लस उन्होंने हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा, मतलब उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जो भी उनका रिजल्ट आ रहा था, हर चीज़ का वो रिकॉर्ड रख रहे थे, तो उसके लिए भी इजी हुआ उनको चीज़ें समझने के लिए। उसके बाद सेकेंड, लार्ज सैम्पलिंग साइज सो मोर क्रेडिबिलिटी, मतलब समझ रहे हो कि उनका जो सैंपल साइज था वो लार्ज था। अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कम सैंपल ले रहे हो तो ऑब्वियसली आप उस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। जैसे होता है ना पॉपुलेशन सेंसस, तो उसमें जा जाके घर में पॉपुलेशन काउंटिंग होता है, वो एक टेक्निक है पूरा। तो उसमें ज़्यादा लोग जब इन्वॉल्व होंगे, जब आप बहुत बड़ा एरिया का पॉपुलेशन काउंट कर रहे हो, तभी तो आप एक्चुअल में समझ पाओगे कि कितना पॉपुलेशन है इस प्रॉपर जगह का। मतलब जितना बड़ा आप सैंपल साइज ले रहे हो उतना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है आपके लिए वो चीज़ को मानना। तो इसीलिए उन्होंने जो सैम्पलिंग साइज लिया था वो बहुत लार्ज था, एंड एज अ रिजल्ट मोर क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी। ओके, उसके बाद उन्होंने अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स का यूज किया। ओके, देन ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट अप टू लार्ज नंबर ऑफ सक्सेसिव जेनरेशंस। मतलब उनको ऐसा नहीं है कि उन्होंने 2-3 जनरेशन स्टडी किया कि हाँ पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग ये चीज़ें जाती है, फिर सेकेंड जनरेशन में ये चीज़ जाता है, चलो ठीक है ये रूल हम निकाल देते हैं कि ऐसे ही चीज़ें होती, ऐसा नहीं। उन्होंने मल्टीपल सक्सेसिव जनरेशंस तक एक ही चीज़ को बार बार देखा, और उसके बाद जब उनको सेम रिजल्ट्स मिलते गए फॉर सक्सेसिव जेनरेशन, तभी उन्होंने जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस निकाला कि हाँ ऐसा ही होता है। डन, समझ आया इतना तक आप लोग को? देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। इतना तो इंट्रो था कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें हुई। अब हम एक्चुअली में देखेंगे कि मेंडल ने जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने किया क्या एक्चुअली में। देखो लिखा है, मेंडल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर इन गार्डन पी विच इज पाइसम सैटिवम। मेंडल सिलेक्टेड द गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। तो अब क्वेश्चन आया कि इतने सारे प्लांट्स हैं तो मेंडल ने गार्डन पी को ही क्यों सिलेक्ट किया एक्सपेरिमेंट के लिए, कुछ तो रीज़न होना चाहिए। तो यही नीचे आपका 1 by 1 सब रीज़न लिखा है।
पहला रीज़न बेटा कि गार्डन पी जो है वो बहुत इजीली कल्टीवेबल प्लांट्स हैं, बहुत आराम से आप उनको अपने अंडर में कल्टीवेट कर सकते हो। प्लस ये लोग एनुअल प्लांट्स हैं, तो बहुत ही कम पीरियड में आप सेवरल जेनरेशंस के बारे में स्टडी कर सकते हो। ओके, दिस वाज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, इट हैज़ परफेक्ट बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब समझते हो, एक ही फ्लावर के पास बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स हो। ओके, तो वो होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो क्योंकि गार्डन पी का बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, तो ऑल्सो इट वॉज अ परफेक्ट चॉइस। और ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं बेटा, दे आर मेनली सेल्फ पॉलिनेटिंग। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन तो पता है होगा आप लोग को। तो ऑब्वियसली अगर एक प्लांट के फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो दे विल गो फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। इट इज दैट मीन्स इट इज ऑब्वियस, ऑब्वियस बात है ये। बट प्लांट नेचुरली तो सेल्फ पॉलिनेटेड थे, बट इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। ये चीज आगे भी है, बताऊंगी। नेचुरली तो प्लांट सेल्फ पॉलिनेटिंग ही थे, सेल्फ पॉलिनेशन ही कर सकते थे, बट इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवाया, इन्होंने दे ही ऑप्टेड फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। देन पी प्लांट शो अ नंबर ऑफ शार्प कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ट्रेड्स, इसका मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया लेक्चर 1 में। The hybrid are fertile, so experiments can continue for many generations, and here a large number of offsprings help in reaching a correct conclusion. दैट मीन्स यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे जो हाइब्रिड्स बन रहे थे, जनरली तो हाइब्रिड्स इनफर्टाइल होते हैं, बट इस केस पे जो हाइब्रिड्स बन रहे थे वो भी फर्टाइल बन रहे थे, मतलब उनको फिर यूज़ करके नेक्स्ट जनरेशन मिल सकता है। तो इस हिसाब से लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इनको मिल रहे थे हमेशा, जिनके कारण ये परफेक्टली अपना एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू कर पा रहे थे और एक कंक्लूजन तक ये आ सके एट द एंड। ओके, ऑल्सो और एक चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हो कि जो पी प्लांट होते हैं, जैसे मैंने बोला कि वो एनुअल प्लांट्स हैं, उनके लाइफ स्पान भी बहुत कम रहते हैं, ओनली फॉर अबाउट 3 to 4 months, बस इतना ही उनका लाइफ स्पान रहता है। ओके, तो इस हिसाब से इजीली इनको यूज किया जा सकता है। ओके, समझ आया ये स्लाइड आप लोग को? देन नेक्स्ट, देन बेटा जी नेक्स्ट हेडिंग आप लोग दे देंगे सिलेक्शन ऑफ ट्रेड्स। ओके, मेंडल वर्कड ऑन पी प्लांट, ही वर्कड ऑन 7 कैरेक्टर्स दैट इक्वल्स टू 14 ट्रेड्स। तो पहले अगर मैं बात करूँ पी प्लांट का, तो पी प्लांट इज डिप्लॉयड इन नेचर, और दैट मीन्स 2n इक्वल्स टू 14। ओके, तो इनके पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम रहते हैं, टोटल 14 क्रोमोजोम है, n हो गया आप लोग का 7। ओके, नाउ मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर जो स्टडी किया, उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को लेके स्टडी किया। 7 कैरेक्टर्स यानी 14 ट्रेड्स हो जाएंगे, और हम बोल सकते हैं 14 प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज के ऊपर इन्होंने स्टडी किया है। प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज। ओके, 7 कैरेक्टर के 14 ट्रेड्स कैसे हुए, समझ आया कि नहीं आप लोग को? एक कैरेक्टर का 2 ट्रेट होता है, जिसमें एक डोमिनेंट ट्रेट है, एक रिसेसिव ट्रेट है। तो उस हिसाब से आप लोग का अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि कैरेक्टर्स कितने लिए, तो 7, बट ट्रेड्स कितने लिए, तो 14 हो जाएंगे। ठीक है, ईच कैरेक्टर हैज 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, वन इज डोमिनेंट एंड द अदर वन इज रिसेसिव। डन। देखो नीचे टेबल दिया है, द 7 कैरेक्टर्स विच वॉज स्टडीड बाय मेंडल वॉज शीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम लेंथ। ओके, ये वाला जो टेबल है वो आप लोग को एग्जाम में नहीं करना है, इसके पीछे और एक टेबल है, वो टेबल आप लोग एग्जाम में करोगे। बस यहाँ पे आप लोग विद डायग्राम समझ जाओ कैसा कैसा कैरेक्टर एंड ट्रेड्स था, उसीलिए मैंने ये टेबल यहाँ पे इंक्लूड किया है। फर्स्ट उन्होंने लिया फर्स्ट कैरेक्टर सीड से, उसमें डोमिनेंट था राउंड, रिसेसिव था रिंकल्ड। रिंकल्ड मतलब आप लोग समझ गए होंगे अब फोटो देख के। ओके, दैट मीन्स जो थोड़ा सा फ्लैसिड हो गया है, थोड़ा सा मुरझा गया है, उसको हम रिंकल्ड बोलते हैं। सीड कलर, नाउ सीड कलर इज द सेकेंड कैरेक्टर। इसमें बच्चे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और ग्रीन कलर को डोमिनेंट समझ लेते हैं, तो वो गलती आप लोग नहीं करोगे। सीड कलर में डोमिनेंट है येलो कलर ऑफ सीड एंड रिसेसिव है ग्रीन कलर। फ्लावर कलर डोमिनेंट हो जाएगा वॉलेट और पर्पल कलर, रिसेसिव इज व्हाइट कलर।
पॉड शेप मतलब आप समझ रहे हो। अब डायग्राम यहाँ पे दिया है, पिक्चर दिया है, तो अब आपको ये चीज़ याद भी अच्छे से हो जाएगा कि जो मटर का बाहर वाला छिलका रहता है उसको हम पॉड बोलते हैं। तो डोमिनेंट क्या है, इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड मतलब होता है अच्छे से फूला हुआ जो रहता है। एंड रेस्ट्रिक्टेड इज द रिसेसिव, रेस्ट्रिक्टेड मतलब जो सिकुड़ जाता है। देन पॉड कलर यानी वो बाहर वाले छिलके का कलर, तो डोमिनेंट है ग्रीन, रिसेसिव है येलो। फ्लावर पोजीशन, डोमिनेंट है एक्सियल अलोंग स्टेम एंड रिसेसिव हो जाएगा टर्मिनल ऑन टॉप। तो एक्सियल मतलब आप लोग समझ रहे हो, जैसे ये स्टेम है तो यहाँ से ऐसे ब्रांचेस निकला हुआ है, ये जो एंगल रहता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल एंगल, या एक्सिस भी बोल सकते हो, एक्सियल भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे इस पोजीशन में अगर फ्लावर्स हैं तो उसको एक्सियल पोजीशन बोलेंगे, और ये जैसे स्टेम है, स्टेम के पूरे यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन में अगर फ्लावर है तो उसको टर्मिनल बोलेंगे। ठीक है। देन स्टेम लेंथ टॉल एंड शॉर्ट। समझ आया इतना? यहाँ पे देखो ये टेबल दिया है, ये वाला टेबल आप लोग को करना है अपने एग्जाम में। ओके, 7 कैरेक्टर्स, देन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ओके, स्टेम हाइट, टॉल, ड्वार्फ। अब अगर आप लोग को रिप्रेजेंट करना पड़े तो आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये चीज़ मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। जैसे मैं आप लोग को ऑलरेडी ये चीज़ बताई हूँ, इससे प्रीवियस वाला जो लेक्चर आया था फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में, उसमें ये चीज़ मैंने आप लोग को बताया था कि अगर हमको टॉल को डेजिग्नेट करना है तो हम यूज़ करेंगे कैपिटल टी, और वही टी को हम स्मॉल में लिख के ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करेंगे। ड्वार्फ के केस में हम लोग डी नहीं लिख सकते, जो डोमिनेंट है उसी का कैपिटल आप लोग डोमिनेंट में यूज़ करते हो, और उसी का स्मॉल केस या लोअर केस लेटर आप लोग रिसेसिव में यूज़ करोगे। फ्लावर कलर वॉलेट, और वाइट के लिए स्मॉल वी। फ्लावर पोजीशन एक्सियल, तो कैपिटल ए से डेजिग्नेट होगा, टर्मिनल स्मॉल ए से। फ्लावर शेप इन्फ्लेटेड, आई यहाँ पे स्मॉल आई कंस्ट्रिक्टेड के लिए। देन पॉड कलर ग्रीन, जी, एंड येलो के लिए स्मॉल जी। सीड शेप राउंड, तो आर, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। सीड कलर येलो, कैपिटल वाई, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। डन, इतना तक समझ आ गया आप लोग को? देन नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, ही कंडक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवेरल ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज हैविंग द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स एज शोन। तो मैंने आप लोग को ये चीज़ पहले ही, थोड़ी देर पहले ही बताई बेटा, कि इन्होंने जो प्लांट चूज़ किया गार्डन पे, नेचुरली तो वो लोग सेल्फ पॉलिनेटिंग ही हैं, बट ये उनके साथ क्रॉस पॉलिनेशन करवाए थे, जिसको हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं। ओके, और उसी को आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी बोला जाता है। और इन्होंने जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो ये सिर्फ ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज ही इन्होंने चूज किया था। इससे जस्ट पहले भी बोली थी 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी या प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज को ही इन्होंने यूज किया है। देन स्टेप्स इन मेकिंग अ क्रॉस और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन पी, क्या क्या प्रोसेस इन्होंने किया। फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ 2 पी प्लांट्स विथ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। फर्स्ट, अगर आपको किसी भी चीज़ के बीच में क्रॉस करवाना है तो फर्स्ट तो आप 2 प्लांट को सिलेक्ट करोगे। तो इन्होंने 2 पी प्लांट को चूज किया जिनमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थी, जैसे एक टॉल है तो एक ड्वार्फ रहेगा। ओके, वन इज टॉल एंड अदर वन इज ड्वार्फ, ऐसा उन्होंने प्लांट को चूज किया फॉर क्रॉसिंग। सेकेंड, ईमैस्कुलेशन। ईमैस्कुलेशन भी अगेन आप लोग का दिया था +2 में। ईमैस्कुलेशन मतलब होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम प्लांट को रोकते हैं फ्रॉम डूइंग सेल्फ पॉलिनेशन। दैट मीन्स इसमें क्या किया जाता है कि प्लांट में से एंथर को रिमूव कर दिया जाता है, सो दैट दे कैन नॉट परफॉर्म सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, एंड एज अ रिजल्ट वो जो प्लांट है वो फीमेल जैसे बिहेव करेगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसके पास मेल भी है फीमेल भी है। अगर आप मेल को निकाल दे रहे हो तो फीमेल पार्ट ही एक्टिव है वहाँ पे। देन थर्ड इज पॉलिनेशन। मेंडल सिलेक्टेड पेरेंट्स फॉर पॉलिनेशन, फिर उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट किया फ्रॉम द मेल पेरेंट और उसको फीमेल पेरेंट में ट्रांसफर किया। एंड देन फोर्थ इज कलेक्शन एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, और उसके बाद उन्होंने कलेक्ट किया, सीड जर्मिनेट किया ताकि ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके। समझ आया आप लोग को इतना तक? क्लियर? ओके, नेक्स्ट बेटा आप लोग हेडिंग दे दोगे इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन।
ओके, नेक्स्ट हेडिंग विल बी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, और जिसको सिंपली हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है मैं आप लोग को थोड़ा बता देती हूँ, फिर अपन पढ़ेंगे उसमें से। ओके, तो अपन स्टडी कर रहे हैं अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस का मतलब तो पता है आप लोग को, ठीक है। हाइब्रिड मतलब भी आप लोग समझ चुके हो, हाइब्रिड मतलब। और मोनो मतलब क्या, वन। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब होता है सिंपल भाषा में, ये एक ऐसा क्रॉस है बिटवीन टू पेरेंट्स विच डिफर इन ओनली वन कैरेक्टर। दैट मीन्स मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए ऐसे पेरेंट्स को चूज किया जिनमें 6 कैरेक्टर्स पूरा पूरी सेम थे, और वो सिर्फ एक कैरेक्टर से ही डिफर कर रहे थे। हमने पढ़ा 7 कैरेक्टर्स को मेंडल ने स्टडी किया है पी प्लांट में, तो 7 कैरेक्टर्स में से 6 कैरेक्टर्स पूरा सेम थे और सिर्फ एक कैरेक्टर ही अलग था। वैसे पेरेंट्स को उन्होंने चूज किया और उनके बीच क्रॉस करवाया, और उसी क्रॉस को उन्होंने नाम दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और ये एक कैरेक्टर जो दोनों पेरेंट में डिफरेंट थे वो था स्टेम हाइट। समझ आ रहा है आप लोग को? तो ये स्टेम हाइट वाला कैरेक्टर ही लेके पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने स्टडी किया है। ओके, और एक बात, जरूरी नहीं है कि बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने सिर्फ स्टेम हाइट को ही स्टडी किया, ये जरूरी नहीं है। अलग अलग कैरेक्टर्स को लेके जैसे और एक क्रॉस उन्होंने किया होगा जिसमें फ्लावर कलर डिफरेंट होगा, बाकी 6 कैरेक्टर सेम होगा, उनके बीच भी उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया होगा। सेम पॉड कलर का डिफरेंस लेके भी उन्होंने करवाया होगा। मतलब एक्चुअली में तो मेंडल ने सब कैरेक्टर्स को ऐसे कर करके स्टडी किया है, बट जो मोस्ट एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं वो है स्टेम हाइट, तो उसीलिए हम इसका ही पढ़ रहे हैं। बाकी 6 कैरेक्टर्स सेम थे, सिर्फ एक कैरेक्टर जो पेरेंट के बीच में डिफरेंट रहेगा, उनके बीच में जो क्रॉस होगा उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। समझ आया? इतना तक क्लियर आप लोग को? देन नेक्स्ट यहाँ पे जैसे मैं बोली, नाम पे ही पता चल रहा है मोनोहाइब्रिड। हाइब्रिड हम लोग यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने किया था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ओके, एक सेकेंड रुको, मैं ये सब रव कर देती हूँ और फिर बताती हूँ आप लोग को, ठीक है? ओके, तो जैसे मैंने बोला कि मोनोहाइब्रिड, हाइब्रिड नाम आ रहा है, इसका मतलब कि मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया है। ओके, तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट होता है या उन्होंने जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने 3 स्टेप्स को परफॉर्म किया था। फर्स्ट स्टेप, चूजिंग प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ पेरेंट। उन्होंने जो पेरेंट चूज किया फर्स्ट, वो प्योर लाइन वाले पेरेंट थे, यानी होमोजाइगस थे, या तो होमोजाइगस टॉल या होमोजाइगस ड्वार्फ। सेकेंड स्टेप, क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन द पेरेंट्स। समझ आ रहा है आप लोग को? फर्स्ट स्टेप ये था कि प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज या प्योर लाइन पेरेंट्स को उन्होंने सिलेक्ट किया, दैट मीन्स होमोजाइगस कंडीशन वाले। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ये सब भी मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया है अच्छे से। तो होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्वार्फ, ऐसे वाले पेरेंट्स को सिलेक्ट किया, उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। जब उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो जो फर्स्ट जेनरेशन ऑब्टेन्ड होगा उसको हम बोलते हैं F1 जेनरेशन, या आप उसको फर्स्ट फिलियल जेनरेशन भी बोल सकते हो। नाउ जब F1 जेनरेशन मिल गया तो द थर्ड एंड द लास्ट स्टेप वाज सेल्फिंग ऑफ F1 जेनरेशन। अब सेल्फिंग मतलब ये नहीं बेटा सेल्फी लेना है, हाँ, सेल्फिंग मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन। तो जो F1 जेनरेशन में रिजल्ट मिला उनके बीच में उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, और उसके बाद जो सेकेंड जेनरेशन आएगा उसको अपन बोल देंगे F2 जेनरेशन या सेकेंड फिलियल जेनरेशन। समझ आया? और इसी तरीके से मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करके मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रोसेस करवाया। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि उन्होंने कैसे करा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक्चुअली में उन्होंने क्या किया। ओके, तो फर्स्ट और एक चीज़ आप लोग को याद रखना है, यहाँ पे जो कैरेक्टर उन्होंने स्टडी किया है वो था स्टेम हाइट, ठीक है। और स्टेम हाइट के 2 ट्रेड्स हुए हैं, एक है टॉल जो कि डोमिनेंट है और दूसरा है ड्वार्फ जो कि रिसेसिव है।
डन इतना। देन नेक्स्ट, अब कैसे उन्होंने किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, एक्चुअली उन्होंने क्या किया। तो फर्स्ट, जैसे मैंने बोला, फर्स्ट स्टेप क्या था कि उनको प्योर लाइन पेरेंट्स उन्होंने सिलेक्ट किया। ओके, प्योर लाइन पेरेंट्स मतलब मैंने आप लोग को बताया, एक जगह लिया उन्होंने होमोजाइगस टॉल, दूसरे जगह उन्होंने लिया होमोजाइगस ड्वार्फ। ओके, दिस इज टॉल एंड दिस इज ड्वार्फ। टॉल एंड ड्वार्फ जो मैंने लिखा है वो क्या है, फिनोटाइप। कैपिटल टी स्मॉल टी है जीनोटाइप। ये भी आप लोग को मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया। जो बच्चे ने फर्स्ट लेक्चर स्किप करा है और डायरेक्ट इस लेक्चर में आए हो बेटा आप लोग देखने, आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आने वाला है। आप फर्स्ट लेक्चर देखो थोड़ा टाइम लगा के, उसके बाद आप लोग को मैं जो जो टर्म्स बोल रही हूँ वो समझ आएगा। ओके, फर्स्ट स्टेप उन्होंने यही किया। सेकेंड स्टेप उन्होंने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया बिटवीन बोथ द पेरेंट्स। अब सेकेंड में क्या होगा, पेरेंट्स हैं तो गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। तो यहां से ये टॉल वाले से कौन सा गैमेट बनेगा, कैपिटल टी। ड्वार्फ वाले से कौन सा बनेगा, स्मॉल टी। गैमेट्स बन रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो मैंने गैमेट्स लिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टाइप ऑफ गैमेट है, नंबर ऑफ गैमेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जो पेरेंट है, मतलब टॉल वाला जो पेरेंट है वो सिर्फ एक ही गैमेट बना रहा है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। ये टाइप ऑफ गैमेट है, मतलब ये वाले जो पेरेंट है वो ये टाइप के गैमेट बनाएंगे। नंबर ऑफ गैमेट्स तो बहुत सारा हो सकता है बेटा, उसका थोड़ी कोई काउंट है। डन, इतना तक समझ आया आप लोग को। ओके, हम लोग स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप ले रहे हैं ताकि आप लोग को चीज़ें समझ आए। ओके, देन इन दोनों को जब मतलब गैमेट्स जब फ्यूज होंगे आपस में, एज अ रिजल्ट ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा। और यही है फर्स्ट जनरेशन, जिसको हम बोल रहे हैं F1 जनरेशन और फर्स्ट फीलियल जनरेशन। डन। अब ये जो बना ये एक्चुअली में क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। होमोजाइगस तो नहीं है बेटा, दोनों अलग अलग है। तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। और यहाँ पे कौन सा एलील डोमिनेंट होगा, कैपिटल टी वाला, तो वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो इस कंडीशन में जितनी भी ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो सब टॉल ही होंगे, यानी हेटेरोजाइगस टॉल वाला कंडीशन आएगा। डन, समझ आया इतना तक। उसके बाद थर्ड स्टेप मैंने आप लोग को बोला था सेल्फिंग, यानी सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पे अब होगा सेल्फिंग, एक सेकेंड, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। सेल्फिंग मतलब क्या, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी F1 इंटू F1, दैट मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। हो गया। उसके बाद फिर इसमें से भी गैमेट्स बनेंगे। तो गैमेट्स कैसे बनेंगे बेटा, अब अगर मैं ये वाला देखूं तो इसमें से टू टाइप ऑफ गैमेट्स बन सकते हैं, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। सेम इसमें भी टू टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। बन सकते हैं कि नहीं। मैंने अभी आप लोग को बोला कि हमको यहाँ पे टाइप ऑफ गैमेट्स देखना है, नंबर ऑफ गैमेट्स नहीं देखना है। तो उस हिसाब से F2 जनरेशन के लिए गैमेट्स हमारे पास 4 ठो बने हैं, 4 टाइप ऑफ गैमेट्स बने हैं, दोनों से दो दो। ओके, तो अब यही गैमेट्स को लेके हमको F2 जनरेशन निकालना है। इतना तक आप लोग समझ गए हो। अब मैं इसको रब कर रही हूँ और दूसरा F2 जनरेशन वाला बात लिख रही हूँ, ठीक है। गैमेट्स आप लोग चारों याद रखो ना। अब हम लोग निकालेंगे F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन निकालने के लिए हमारे पास एक डिवाइस रहता है, या फिर मैं बोलूँ हमारे पास तो नहीं, मेंडल ने यूज किया था पुनेट स्क्वायर का। ओके, मैंने क्या बोला, पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर वॉज discovered by or devised by a scientist whose name was पुनेट। और बेसिकली ये एक टाइप का चेकर बोर्ड है, स्क्वायर में रहता है, चेकर बोर्ड रहता है, जिसमें हम लोग जितने भी हमको मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स मिले हैं दोनों को लिखते हैं और उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकालते हैं कि पॉसिबली हमको कितने जीनोटाइप वाले कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं। समझ आया, मैं आप लोग को बना के बताती हूँ। ओके, सो दिस इज पुनेट स्क्वायर, जो बेसिकली एक चेकर बोर्ड ही होता है। एंड ओके, तो यहाँ पे हम गैमेट्स लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे मेल गैमेट्स और इस तरफ हम लोग लिखेंगे फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट फर्स्ट हम लोग लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फीमेल गैमेट में भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब हम इन लोग को पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। सो बेसिकली दिस इज द F2 जनरेशन, यानी F2 जनरेशन में हमको क्या क्या मिला, हमको 4 टाइप के ऑफस्प्रिंग्स मिले,
विच इज लाइक दिस। ओके, तो ये कैसा होगा, टॉल फिनोटाइप, ये दोनों वाले फिनोटाइप भी टॉल होंगे, ओनली ये होमोजाइगस फिनोटाइप यहाँ पे ड्वार्फ होगा। समझ आया आप लोग को? तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें यहाँ पे रेशियो, तो यहाँ पे हम 2 टाइप के रेशियो निकाल सकते हैं बेटा। एक हो जाएगा जीनोटाइपिक रेशियो, एक हो जाएगा फिनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो को मैं GR लिख दे रही हूँ। जीनोटाइपिक रेशियो में हम लोग जीनोटाइप्स देखेंगे, तो हमको कितने टाइप के जीनोटाइप मिले, एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। कैपिटल टी वाला तो एक ही है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 हैं, और स्मॉल टी वाला भी एक है। तो उस हिसाब से जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 होगा कि नहीं बेटा, इजी है। वहीं अगर मैं फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइप मतलब पता है तभी फिनोटाइपिक रेशियो निकलेगा। फिनोटाइपिक रेशियो मतलब आप जो देख रहे हो, तो आप 2 ही कैरेक्टर्स को यहाँ पे देख पा रहे हो, टॉल इज टू ड्वार्फ। तो यहाँ पे अगर मैं टॉल देखूँ तो 3 निकल रहे हैं टॉल वाले, तो 3, और ड्वार्फ निकला 1, तो उस हिसाब से फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया बेटा, 3:1। समझ आया कि नहीं? बस इतना ही है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इतने में मैं आप लोग को पूरा समझा दी क्या है। अब बस यहाँ पे जो लिखा है हमको 1 बाय 1 वही चीज़ों को पढ़ना है। देखो फर्स्ट लिखा है द क्रॉस विच डील्स विथ इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन और ट्रेट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब इसमें बस हम एक ही जीन का इनहेरिटेंस या एक ही कैरेक्टर का इनहेरिटेंस को स्टडी कर रहे हैं। Mendel performed his monohybrid cross experiment by taking only one character from each parent. उन्होंने ऐसा ही पेरेंट्स को चूज किया जो कि बस एक कैरेक्टर में ही डिफर कर रहे थे। Thus, a cross between two individuals which differ in a single set of contrasting character is known as monohybrid cross. In his experiment, Mendel crossed pure varieties tall and dwarf plant and these plant produce their seeds. ओके इतना तो हम लोग समझ चुके हैं। फ्रॉम दिस सीड्स द F1 generation was obtained and as per Mendel practical field observation all the F1 plant about 100% appeared as tall। तो ये चीज़ हमने देखा भी कि F1 में हमको कैसा मिलता है बेटा, हाइब्रिड वाला ऑफस्प्रिंग मिलता है जिसका टी रहता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। दैट मीन्स दो इट इज़ हेटेरोजाइगस, बट अगर हम देखेंगे तो फिनोटाइप कैसा आएगा बेटा, टॉल। दैट मीन्स 100% अगर हम देख रहे हैं तो इट इज़ टॉल। समझ आया आप लोग को, इतना तक क्लियर है? In his next experiment, Mendel allowed F1 plants to self pollinate, मतलब वही सेल्फिंग हुआ फिर F1 का, और उससे F2 जनरेशन मिला हमको। F2 जनरेशन में लेकिन जैसे F1 में हमको सिर्फ 100% टॉल मिले थे, F2 जनरेशन में ऐसा नहीं हुआ। F2 जनरेशन में बोथ टॉल एंड ड्वार्फ वेराइटीज दिखाई दिए इन 3:1 रेशियो। दैट मीन्स 75% टॉल प्लांट बने, 25% ड्वार्फ प्लांट बने। Here the phenomenal ratio becomes 3:1, but as per the genetically constituent, the ratio become 1:2:1. ओके यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइट मिस्टेक है, फिनोटाइपिकल कर देना आप लोग, ये फिनोमेनल हो गया बेटा। ओके फिनोटाइपिकल रेशियो, तो ये चीज़ भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दी कि फिनोटाइपिकल रेशियो 3:1 था, जबकि जेनोटाइपिकल रेशियो 1:2:1 था। Because out of the 3 tall plant, only one is pure or homozygous, but the rest 2 plants are hybrids or heterozygous. That means total तो हमको 4 टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स मिले F2 जनरेशन में, जिसमें से 3 जो थे वो टॉल थे और एक तो ड्वार्फ था, ठीक है। बट ये 3 टॉल में से एक जो है वो तो प्योर टॉल है क्योंकि उसका टी था, कैपिटल टी। बट बाकी जो 2 थे वो हाइब्रिड्स थे, यानी हेटेरोजाइगस थे, क्योंकि उनका था कैपिटल टी स्मॉल टी। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, इसीलिए जेनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 में आएगा बोल के, ठीक है। फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स मेंडल कंक्लूडेड दैट अ फैक्टर इज प्रेजेंट इन द जर्म सेल विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। और यही एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स मिला उससे मेंडल ने कंक्लूजन निकाला कि हमारे जर्म सेल मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सेल,
रिप्रोडक्टिव सेल में कोई तो ऐसा फैक्टर है जो कि कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट कर रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और यही फैक्टर वर्ड जो मेंडल ने यूज किया उसको बाद में रिप्लेस किया गया बाय द वर्ड जीन, और ये जीन वर्ड डिस्कवर्ड किया था जोहानसन ने। डन। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है वही क्रॉसिंग हम जो किए, एग्जैक्ट वही क्रॉस यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं इसको और एक बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ये वाला चीज़। ओके, नाउ यहाँ पे एक तरीके का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया है, ये भी आप लोग देख लेना समझने के लिए, बट ये वाला आप लोग को नोट्स में नहीं करना है, आप लोग नोट्स में ये वाला करो, ठीक है। और नीचे लिखा है देखो, मोनोहाइब्रिड फेनोटाइपिक रेशियो 3 टॉल इज टू 1 ड्वार्फ इक्वल्स टू 3:1। मोनोहाइब्रिड जेनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है 1:2:1। और ये वाला जो है इसको आप लोग मतलब स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये वाला आप लोग की शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है डायरेक्ट कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो बोलो बोल के। डन। आई होप आप लोग का मोनोहाइब्रिड क्रॉस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा और आप लोग को समझ भी आ गया है। ओके, देन आप लोग हेडिंग दे दोगे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। फ्रॉम द मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल प्रपोज्ड हिज फर्स्ट 2 लॉ। यही मोनोहाइब्रिड क्रॉस के तहत मेंडल ने अपना पहला 2 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज्ड किया था। टोटल में 3 लॉ है इनहेरिटेंस के, फर्स्ट 2 लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मिला था और लास्ट वाला एक लॉ उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस से प्रपोज किया था। ओके, तो देखो मेंडल्स प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, तो इसमें पॉइंट्स लिखे हैं देखो। फर्स्ट पॉइंट, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर और जीन्स। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला कि जो भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे स्टेम हाइट एक कैरेक्टर है, तो उसको कंट्रोल करते हैं कुछ इंडिविजुअल टुकड़े जिसको बोला जाता है फैक्टर्स, क्योंकि उन्होंने जीन वर्ड का यूज़ नहीं किया था, उन्होंने फैक्टर ही बोला था। ओके, सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला कि जो फैक्टर्स होते हैं यानी जो जीन्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स that is heterozygous allele, one member of the pair dominate the other। तो सेकेंड पॉइंट में पहले उन्होंने बोला कि फैक्टर यानी जीन्स हमेशा पेयर में रहते हैं, जैसे ये एक पेयर है कि नहीं, ये एक जीन है, एक पेयर है। उन्होंने बोला कि अगर कोई डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है, फॉर एग्जाम्पल दिस, ये एक डिसिमिलर पेयर है। डिसिमिलर मतलब क्या, हेटेरोजाइगस वाला पेयर जो है, तो इसमें क्या होता है कि जो एक मेंबर है वो दूसरे वाले को हमेशा डोमिनेट करता है। तो यहाँ पे ये जो कैपिटल टी है वो हमेशा स्मॉल टी को डोमिनेट करेगा। डोमिनेट मतलब क्या, उसको एक्सप्रेस होने नहीं देगा, और जो डोमिनेट वाला है वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। उसी को तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि ये टॉल कैरेक्टर शो कर रहा है। दैट मीन्स लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन्स द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 जेनरेशन। दैट मीन्स यहाँ पे बोला गया कि जो पेरेंटल कैरेक्टर है, जो भी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं उसमें जो पेरेंटल कैरेक्टर है उनमें से कोई एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है F1 जेनरेशन में, बट F2 जेनरेशन में दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। क्योंकि F1 जेनरेशन में तो हमने देखा था कि 100% टॉल हमको मिला, यानी सिर्फ कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया क्योंकि वो डोमिनेंट है। बट F2 जेनरेशन में हमने क्या देखा था, 3:1, यानी 3 टॉल थे और एक ड्वार्फ था। दैट मीन्स यहाँ पे तो दोनों ही कैरेक्टर्स अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए हैं F2 जेनरेशन में। समझ आया आप लोग को लॉ ऑफ डोमिनेंस। हालांकि इसका कुछ एक्सेप्शन भी है जो कि है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, बट ये चीज़ आप लोग अभी कभी मतलब आप लोग अभी खाली नाम जाने रहो इसका, इसके बारे में डिटेल आप लोग का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, डिटेल लेक्चर इसके ऊपर आएगा, क्योंकि ये आप लोग का अलग से शॉर्ट नोट होके भी आता है। तो ये चीज़ को बस आप लोग अभी एक बार के लिए दिमाग में नाम फिट कर लो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, रेस्ट बाकी हर जगह लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होता है। ठीक है, सेकेंड लॉ बेटा दिया है लॉ ऑफ सेग्रीग्रेशन। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। अच्छा, लॉ ऑफ सेग्रीग्रेशन मतलब क्या है समझो। फर्स्ट, सेग्रीग्रेशन वर्ड का मतलब क्या है वो समझो। तो सेग्रीग्रेशन वर्ड का मतलब होता है
सेपारेशन। समझ आ गया? सेग्रीग्रेशन का मीनिंग है सेपारेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीग्रेशन ये बोलता है, सपोज हमारे पास एक पेरेंट है, ओके, हम ले लेते हैं टी, ओके, दिस इज होमोजाइगस टॉल एंड दिस इज आवर पेरेंट। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीग्रेशन बोलता है कि जो पेरेंट है, हमारा जो पेरेंटल कैरेक्टर है, उसके पास जो जीन या फैक्टर प्रेजेंट है वो हमेशा पेयर फॉर्म में रहता है। ये तो हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी पढ़ा कि फैक्टर और जीन्स ऑकर इन पेयर्स। तो अगर ये हमारे पास एक पेरेंटल कैरेक्टर है दैट इज होमोजाइगस टॉल, तो इसमें जो जीन या फैक्टर है वो पेयर्स फॉर्म में है, और ये एक एलील है और ये एक एलील है, दोनों एक एक एलील हैं। तो ये लॉ बोलता है कि पेरेंट से जब गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स में वो जो फैक्टर पेयर फॉर्म में है उसका एक एक फैक्टर ही आता है इन गैमेट्स। समझ आया मैं आप लोग को क्या बोली? कि ये है हमारा पेरेंट, पेरेंट में जो फैक्टर है या जीन्स है वो पेयर फॉर्म में है, लेकिन जब वो पेरेंट से गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट में इंडिविजुअली वो पेयर से एक एक फैक्टर या एक एक जीन या एक एक एलील ही आते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होता। जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें कोई भी ब्लेंडिंग नहीं हो रहा है, इंडिविजुअली गैमेट्स में एलील या फैक्टर्स आ रहे हैं। जब हम लोग F1 जनरेशन देखे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो F1 जनरेशन में हमने देखा था टी फॉर्म हो रहा है और उस केस में सिर्फ टॉल प्लांट्स ही आ रहे थे। बट F2 जनरेशन में टॉल प्लांट्स भी मिले एंड ड्वार्फ प्लांट्स भी मिले। दैट मीन्स जो एक एलील F1 जनरेशन में रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है वो F2 जनरेशन में रिप्रेजेंट होगा। दैट मीन्स F1 जनरेशन में कोई ब्लेंडिंग नहीं हुआ है, ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग, कुछ मिक्सिंग नहीं हुए गैमेट्स के। F1 जनरेशन में दो सिर्फ एक ही एलील खुद को रिप्रेजेंट कर पाया, बट F2 जनरेशन में क्योंकि मिक्सिंग नहीं हुआ था गैमेट्स का, तो F2 जनरेशन में दोनों एलील्स खुद को रिप्रेजेंट कर पाए। यही है लॉ ऑफ सेग्रीग्रेशन। समझ आया आप लोग को? और एक बार मैं बताती हूँ, देखो जैसे ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ओके, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में बस टॉल कैरेक्टर आया। दैट मीन्स यहाँ पे था होमोजाइगस टॉल। तो अगर यहाँ पे जो स्टेम का लेंथ था अगर वो 50 सेंटीमीटर है तो F1 जनरेशन में भी स्टेम लेंथ या स्टेम हाइट 50 सेंटीमीटर ही होगा। एंड F1 जनरेशन में तो ड्वार्फ शो नहीं हुआ, बट F2 जनरेशन में तो ड्वार्फ कैरेक्टर विजिबल था, एक्सप्रेस कर पाया। तो यहाँ पे अगर ये जो पेरेंटल ड्वार्फ था अगर ये 30 सेंटीमीटर हाइट का है तो यहाँ F2 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग बना ड्वार्फ का वो भी 30 सेंटीमीटर ही होगा। मतलब यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं हो रहा कैरेक्टर्स का गैमेट फॉर्मेशन के टाइम, वो लोग अपना इंडिविजुअलिटी मेंटेन करके रख रहे हैं। अब आई थिंक समझ आया होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि ये लॉ हमको बताता है कि जो एलिल्स हैं फैक्टर्स के वो ब्लेंडिंग शो नहीं करते, ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग, and both the characters are recovered as such into F2 generation, though one is not seen in F1. F1 में तो सिर्फ टॉल कैरेक्टर दिख रहा है, बट F2 में हमको दोनों कैरेक्टर्स वैसे के वैसे मिल जाएंगे। दैट मीन्स जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि F2 जनरेशन में अगर ड्वार्फ प्लांट 30 सेंटीमीटर था तो ऑफस्प्रिंग प्लांट भी 30 सेंटीमीटर ही बनेगा ड्वार्फ वाला। दैट मीन्स यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं हुआ कैरेक्टर्स का F1 में। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है देखो, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर्स और एलिल्स ऑफ अ कैरेक्टर पेयर प्रेजेंट इन द पेरेंट्स सेग्रीग्रेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट अ गैमेट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। ये चीज़ भी मैंने आपको बताया कि पेरेंट में जो फैक्टर पेयर फॉर्म में प्रेजेंट है जब गैमेट बनेगा तो वो दोनों पेयर वाले आपस में सेग्रीग्रेट या सेपारेट हो जाएंगे, सो दैट गैमेट एक गैमेट सिर्फ एक ही फैक्टर या एलील को रिसीव कर पा रहा है। और इसीलिए इस लॉ को लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स बोला जाता है। और ये डायरेक्ट आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि विच लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, तो आप लोग को वो आंसर लिखना है। ओके, ऑल्सो जो सेकेंड लॉ है इसको बोला जाता है यूनिवर्सल लॉ, क्योंकि ये हर टाइम एप्लीकेबल है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। जैसे फर्स्ट लॉ में तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस एक्सेप्शन था, बट सेकेंड लॉ में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये यूनिवर्सली फॉलो होता है। हालांकि इसमें एक एबनॉर्मेलिटी हो सकता है विच इज नॉन डिसजंक्शन।
डिसजंक्शन वाला चीज़ आप लोग ने पढ़ा होगा आई थिंक सेल डिवीज़न में। यस, सेल डिवीज़न मियोसिस फेज जब चलता है उसमें आप लोग ने एक वर्ड पढ़ा होगा डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब होता है सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम। जो एनाफेज स्टेज में होता है ना, दोनों पोल्स की तरफ क्रोमोजोम सेपरेट होके चले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डिसजंक्शन। ओके, बट अगर कुछ ऐसा चीज़ हुआ जिसके कारण वो सेपरेशन नहीं हो पा रहा क्रोमोजोम का, तो उसको हम बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। तो एक्चुअली में तो ये बहुत ही ज़्यादा रेयर केस है, रेयर एबनॉर्मेलिटी है, उतना ज़्यादा नहीं होता। बट हाँ, सेकेंड लॉ में हम बोल सकते हैं कि एक्सेप्शन हो सकता है, एक एबनॉर्मेलिटी हो सकता है नॉन डिसजंक्शन, बट अगेन इट इज़ वेरी रेयर। तो इसीलिए सेकेंड लॉ को यूनिवर्सल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी बोला जाता है। डन, आई थिंक आप लोग का मोनो हाइब्रिड क्रॉस आप लोग को अच्छे से समझ आ गया है, एंड मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज कंप्लीटेड। यहाँ तक मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, और जिसको हम बोलते हैं बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम ऐसे दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करा रहे थे जो कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर से डिफर हो रहे थे या एक ही कैरेक्टर से डिफरेंट थे। सिमिलरली डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम ऐसे दो पेरेंट्स को चूज करेंगे और क्रॉस करवाएंगे जो दो कैरेक्टर्स में डिफर कर रहे हो, बाकी सारा कैरेक्टर उनमें सेम हो, बस वो दो कैरेक्टर्स में डिफर कर रहे हो, या हम बोल सकते हैं दो जीन बस उनके बॉडी में अलग हो, उसी को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। समझ आया? लिखा है देखो, क्रॉस बिटवीन टू पैरेंट डिफरिंग इन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ओके, मेंडल मेड सम डाइहाइब्रिड क्रॉसेस, एग्जाम्पल क्रॉस बिटवीन पी प्लांट विथ राउंड शेप्ड। ओके, तो मैं ये चीज पहले आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल जी ने चूज किया था स्टेम लेंथ या स्टेम हाइट या फिर हम प्लांट हाइट बोलते हैं, वो कैरेक्टर को चूज करके पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवाया था। नाउ डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल जी ने चूज किया है टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ओके, और ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स फर्स्ट उन्होंने चूज किया सीड शेप, और सेकेंड कैरेक्टर उन्होंने चूज किया सीड कलर। ठीक है, सीड शेप में दो चीज था, दो टाइप के सीड शेप थे, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो फर्स्ट था राउंड, राउंड वाज डोमिनेंट एंड सेकेंड वाज रिंकल्ड। ठीक है, सीड कलर में भी हम लोगों ने पढ़ा है दो कलर्स थे, एक था डोमिनेंट, डोमिनेंट था येलो कलर एंड रिसेसिव था ग्रीन कलर। ओके, अब हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो राउंड को हम कैपिटल आर, रिंकल्ड को स्मॉल आर, येलो को कैपिटल वाई एंड ग्रीन को स्मॉल वाई। समझ आ गया? ये दो कैरेक्टर्स को लेके मेंडल जी ने क्रॉस करवाया बिटवीन टू पेरेंट्स। ओके, तो हम लोग देखते हैं कैसे क्रॉसिंग हुआ है। ओके, तो फर्स्ट उन्होंने चूज किया पेरेंट, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पेरेंट। पेरेंट कैसे रहेंगे बेटा? हमने पढ़ा पेरेंट हमेशा प्योर लाइन वाले पेरेंट रहेंगे, प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ पेरेंट्स उन्होंने चूज किया। ओके, तो फर्स्ट पेरेंट उन्होंने लिया जो थे राउंड येलो, क्योंकि हमने पढ़ा राउंड भी डोमिनेंट कैरेक्टर है, येलो भी डोमिनेंट कैरेक्टर है, और उनको उन्होंने क्रॉस करवा दिया विथ ग्रीन रिंकल्ड। ठीक है, समझ आया इतना तक? अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आर आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। डन इतना? अब इसमें से क्या बनेंगे बेटा? गैमेट फॉर्मेशन होगा। तो गैमेट कैसे बनेंगे? क्या बनेंगे गैमेट? आर कैपिटल वाई, यही गैमेट बनेगा। जो भी आपका रहता है उसका 50% गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम पे आता है, और इसमें से हमको मिल जाएंगे गैमेट्स ये। अब जब ये दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो हमारा जो F1 जनरेशन हमको मिलेगा ऑफ स्प्रिंग, उसके पास कैसे कैरेक्टर आएंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। और ये कैसा बनेगा? हेटेरोजाइगस। जो पेरेंट्स थे वो तो होमोजाइगस थे, बट जो F1 जनरेशन का ऑफस्प्रिंग बना वो बना है हेटेरोजाइगस। ओके, जीनोटाइप क्या है? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और फिनोटाइप क्या हो जाएगा बेटा? राउंड एंड येलो। हो गया। उसके बाद F1 जनरेशन के बाद हम क्या करवाते हैं? सेल्फिंग यानी सेल्फ पॉलिनेशन, दैट मीन्स F1 इंटू F1। ओके, दैट मीन्स हम लोग क्या करवाएंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को हम क्रॉस करवा देंगे सेम विथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
डन, सेल्फिंग प्रोसेस करवाएंगे। इतना तक आप लोग को समझ आ गया। अब मैं इसको रब कर रही हूँ F2 जेनरेशन के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट चीज, जब वो लोग सेल्फिंग करवाए तो उन्होंने F2 जेनरेशन के लिए पेरेंट्स किसको लिया? इन लोग को पेरेंट्स लिया है F2 जेनरेशन निकालने के लिए। अब इसमें से गैमेट्स बनेंगे। अब गैमेट्स कितने बनेंगे? अगर हम लोग फर्स्ट इसका बात करें तो इसमें से 4 टाइप ऑफ गैमेट्स बन रहे हैं। कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। समझ आया गैमेट्स? सेम इससे भी सेम टाइप ऑफ गैमेट्स ही बनेंगे, नंबर नहीं। मैंने आप लोगों को बताया नंबर ऑफ गैमेट्स तो बहुत बन सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं टाइप ऑफ गैमेट्स। हो गया, इतना बन गया। अब इसमें से हम लोग F2 जेनरेशन निकाल लेंगे आराम से। और F2 जेनरेशन के लिए हम लोग अगेन चेकर बोर्ड वाला, चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर मेथड यूज करेंगे, जिसमें हम लोग गैमेट्स लिखते हैं टॉप रो में एंड लेफ्ट कॉलम में। ये चीज़ भी मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं मेल गैमेट, यहाँ पे फीमेल गैमेट। तो टॉप रो में आप लोग गैमेट्स लिख दोगे ऐसे, एक तरफ वाला गैमेट्स आप लोग इधर लिख दो, ठीक है। और लेफ्ट कॉलम में सेम आप लोग गैमेट्स लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद आप लोग को क्रॉसिंग करना है। ओके, आप लोग ये खुद से क्रॉसिंग करो, मैं अभी नहीं करने वाली हूँ, मैंने ऑलरेडी करा हुआ है। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ वो चीज़, आप लोग खुद से कॉपी में करना, ट्राई करना। मैं एक बार बता दे रही हूँ आप लोग को कैसे करना है। कुछ नहीं बेटा, आप लोग क्रॉस करते जाओगे, ऐसे बनते जाएगा, कॉम्बिनेशंस आप लोग को बनाते जाना है, ठीक है। ऐसे करके ओवरऑल आप लोग को पूरा ऐसे क्रॉसिंग करना है। डन, ओके। तो यही था डाइहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए पूरा प्रॉपर करा हुआ है, वो मैं आप लोग को अभी बता दूंगी। जब हम लोग रीड करेंगे तब मैं आप लोग को बता दूंगी, ओके। तो देख लो यहाँ पे दिया हुआ है पेरेंट जेनरेशन में हमने लिया है राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। F1 जेनरेशन में हमको हेटेरोजाइगस राउंड एंड येलो वाले ऑफस्प्रिंग्स मिल गए, ओके। फिर वही राउंड येलो वाला जो हमको F1 जेनरेशन में मिला था, उन दोनों के बीच हमने सेल्फिंग यानी सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, और उस हिसाब से हमको F2 जेनरेशन में ये कॉम्बिनेशन वाले ऑफस्प्रिंग्स मिले। टोटल कितने टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स हमको मिले हैं? 16 टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स मिले हैं, ओके। क्लियर? यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये वाला डायग्राम आप लोग को कॉपी में नहीं करना है बेटा, ये बस समझने के लिए है, ठीक है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ से जो जो चीज़ लिखा हुआ है, ओके। तो मेंडल जी ने क्या किया, 2 कैरेक्टर को सिलेक्ट किया। एग्जाम्पल, क्रॉस बिटवीन पी प्लांट विथ राउंड शेड, एक सेकेंड, राउंड शेप एंड येलो कलर सीड्स उन्होंने चूज किया, प्लस रिंकल शेप एंड ग्रीन कलर सीड्स उन्होंने यूज किया। ऑन ऑब्जर्विंग द F2, जब F2 को उन्होंने ऑब्जर्व किया तो मेंडल फाउंड दैट येलो एंड ग्रीन कलर सेग्रीगेटेड इन अ 3:1 रेशियो, राउंड एंड रिंकल सीड शेप ऑल्सो सेग्रीगेटेड इन अ 3:1 रेशियो। ओके, क्या चीज यहाँ पे लिखा है समझो। अगर मैं आप लोग से बात करूं, एक सेकेंड, हाँ पहले ये वाला चीज देख लो। यही चीज मैंने आप लोग को बताया कि पेरेंट्स हमने लिया, गैमेट्स हमारे बने, F1 जेनरेशन में हमको मिला, हम सेल्फिंग प्रोसेस किए, और फिर वही F1 जेनरेशन को हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तो हमको 4 टाइप ऑफ गैमेट्स यहाँ पे मिले। उसके बाद हमने क्या किया, F2 जेनरेशन में पुनेट स्क्वायर बनाया, चेकर बोर्ड बनाया, और टॉप रो में गैमेट्स को लिख दिया, लेफ्ट कॉलम में गैमेट्स को लिख दिया, और कॉम्बिनेशंस हमने किया। अगर आप लोग को कैपिटल R कैपिटल Y मिल रहा है, दैट मीन्स वो राउंड येलो कैरेक्टर शो करेगा, ऑब्वियस बात है। वैसे ही स्मॉल r स्मॉल y मिल रहा है तो वो रिंकल येलो शो करेगा। और उस हिसाब से हमारे पास 4 टाइप के फिनोटाइप्स आ रहे हैं। फिनोटाइप्स मतलब समझ रहे हो, जो दिख रहा है, विजिबल है। 4 टाइप के हमारे पास फिनोटाइप आएंगे, जैसे कि राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। और किस रेशियो में आ रहे हैं? अगर हम बात करें राउंड येलो कब आएगा बेटा? कैपिटल R कैपिटल Y, जब ये वाला जीनोटाइप रहेगा तभी हमको राउंड येलो फिनोटाइप मिलेगा। तो ये चेकर बोर्ड से आप लोग खुद भी काउंट कर सकते हो। टोटल में हमको ऐसे 9 टाइप के फिनोटाइप्स मिले हैं। राउंड ग्रीन सिंपल देखें तो 3 टाइप के हमको मिले राउंड ग्रीन,
ओके। रिंकल्ड येलो 3 टाइप के मिले हैं, रिंकल्ड ग्रीन 1 टाइप के मिले हैं। ये फिनोटाइपिक रेशियो है, मतलब जो आप देख सकते हो फिनोटाइप जो आप लोग को विजिबल है, तो उस टाइप में फिनोटाइपिक रेशियो बन जाएगा 9:3:3:1। ओके। तो इसमें जो 9 है मतलब जो राउंड येलो है और 1 वाला जो रेशियो यानी रिंकल्ड ग्रीन, ये तो हमारे पेरेंटल वाले हैं, पेरेंटल कैरेक्टर है। पेरेंटल कैरेक्टर में भी तो हमने यही लिया था, राउंड येलो एंड रिंकल्ड, तो हम बोल सकते हैं कि ये पेरेंटल वाले हैं। और जो 2 नए बने 3:3 वाले राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो, ये लोग रिकॉम्बिनेंट्स हैं, यानी रिकॉम्बिनेशन के बाद बने हैं। तो टोटल मैंने बोला आप लोग को 16 टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग देखने को मिलेगा। उसमें से हम बोल सकते हैं 9 + 1 10 वाले जो हैं, माने आउट ऑफ 16 10 जो हमको रेशियो मिला है 10 कैरेक्टर्स 10 फिनोटाइप्स जो हमको मिले हैं वो पेरेंटल फिनोटाइप्स हैं। और रिकॉम्बिनेंट्स वाले कितने 3 + 3 यानी 6 वाले जो हैं वो हमको रिकॉम्बिनेंट्स मिले हैं। समझ आया? यहाँ तक आप लोग को समझ आया फिनोटाइपिक रेशियो? ओके। और एक चीज़ समझो, हमको अभी फिनोटाइपिक रेशियो कितना मिला 9:3:3:1। दिस इज फिनोटाइपिक रेशियो। ओके। अगर मैं बोलूं कि जो हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस है एक्चुअली इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो क्या ये चीज़ गलत होगा बेटा? मैंने क्या बोला कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है एक्चुअली ये 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस को मल्टीप्लाई करने से हमको मिलेगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या था 3:1 एंड 3:1। याद करो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो क्या था 3:1। तो मैंने बोला 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम इंटू करते हैं तो देखते हैं क्या हमको डाई हाइब्रिड क्रॉस मिल रहा है क्या। तो मैंने यहाँ पे 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो को इंटू करा है। अब इंटू कैसे करना है आप लोग को पता है कि नहीं? पहले क्या करेंगे, ये 3 को इसके साथ इंटू करेंगे, फिर 3 को इसके साथ इंटू करेंगे, फिर 1 को इसके साथ इंटू करना है एंड देन 1 को 1 के साथ इंटू करना है। तो 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3, देन 1 3 जा 3 एंड 1 1 जा 1। मिला कि नहीं फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस? समझ आया कि नहीं? तो हेंस प्रूव्ड हुआ कि नहीं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस गिव्स डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर इतना? सेम हम लोग चलो जीनोटाइपिक रेशियो के साथ भी कर लेते हैं। ओके, लेट मी रब दिस। सेम हम लोग जीनोटाइपिक रेशियो के साथ भी करके देख लेते हैं कि हम लोग को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हमको मल्टीप्लाई करना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो याद है आप लोग को 1:2:1 एंड सिमिलरली 1:2:1। अब सेम इंटू कर लो इसको। पहले 1 को 1 के साथ करेंगे, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 1 के साथ। सेम 2 को आप लोग को करना है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। सेम आप लोग को फिर 1 के साथ करना है 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 एंड 1 1 जा 1। This is the genotypic ratio of dihybrid cross. तो हमको मिल गया जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस 1:2:1, 2:4:2, 1:1:2:1। समझ आया कि नहीं? वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। एक सेकेंड रब करते हैं सब चीज़। ओके। तो फिनोटाइपिक रेशियो हम लोग को मिल गया 9:3:1। जीनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे लिखा है, देखो जीनोटाइपिक रेशियो हो गया 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। दिस इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। और जीनोटाइपिक रेशियो आप लोग को कैसे निकालना है, यहाँ पे आप लोग को जितना भी पुनेट स्क्वायर में जीनोटाइप मिला है वो आप लोग ऐसे लिख सकते हो और उसके बाद आप लोग काउंट करोगे। जैसे ये वाला कितना बना है, ये वाला जो कैरेक्टर है वो कितना बना है, तो सिर्फ 1 बना है। सिमिलरली ये वाला देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई वाई कितना बार बना है, तो ये 2 बार बना है। एक तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक ये, और दूसरा कहाँ बना है आप लोग देखो, बताओ कहाँ पे बना है दूसरा वाला, ये रहा दिस। तो ये 2 बार बना है। ऐसे करके आप जीनोटाइप को मतलब सेपरेट करके लिख सकते हो और उस हिसाब से देख सकते हो कि ये वाला रेशियो आप लोग को मिलेगा। समझ आया इतना तक आप लोग को? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कि डाई हाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो हमको मिला है 9:3:3:1। राउंड येलो इज टू राउंड ग्रीन इज टू रिंकल्ड येलो इज टू रिंकल्ड ग्रीन। और ये जो हमको रेशियो मिला है दैट कैन बी डेराइव्ड एज अ कॉम्बिनेशन सीरीज ऑफ 3 येलो इज टू 1 ग्रीन विथ 3 राउंड इज टू 1 रिंकल।
दैट मीन्स वही चीज़ लिखा है कि जो 3:1 रेशियो हमको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मिला था, वो 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अगर हम इंटू करेंगे तो हमको ये चीज़ मिल जाएगा। सेम डाईहाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो देखो लिखा है, और यहाँ पे आप लोग कैसे जीनोटाइप सेपरेट करोगे मैंने अभी बताया, उस हिसाब से यहाँ पे लिखा है। और सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ एप्लीकेबल है कि दो अगर हम लोग मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो को क्रॉस कर रहे हैं, जो कि हमारा ये वाला था, तो हम लोग को डाईहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो ये वाला भी मिल जाएगा इजीली। समझ आया इतना तक आप लोग को? वही चीज़ यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा है कि ऑन ऑब्जर्विंग द F2, जब F2 जनरेशन को मेंडल ने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि जो येलो एंड ग्रीन कलर है, ओके, दे सेग्रीग्रेट इन अ 3:1 रेशियो। सिमिलरली जो राउंड एंड रिंकल्ड सीड्स हैं वो भी सेग्रीग्रेट किए हैं 3:1 रेशियो में। Thus, the segregation of one pair of contrasting character, that is round and wrinkled shape, is independent of the segregation of another pair of contrasting character, that is yellow and green color, and also that some new combination of characters appear in F1 generation as the alleles get randomly rearranged in the offspring at the time of fertilization. तो इसका मतलब क्या है, सिंपली मैं आप लोग को बताती हूँ। अच्छा, और एक चीज़ करते हैं, चलो ये 3 पॉइंट जो है मैं आप लोग को और एक अच्छे तरीके से समझाती हूँ। जो हमारे मेंडल जी थे, पहले तो उन्होंने बोला कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, यानी जो हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस है, दैट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। पर नेक्स्ट जब उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस कर लिया बेटा, तो उन्होंने देखा कि जो उन्होंने 2 कैरेक्टर्स लिए थे, फर्स्ट कैरेक्टर तो उन्होंने लिया था सीड शेप, ठीक है। सेकेंड कैरेक्टर उन्होंने लिया था सीड कलर। समझो, अच्छे से समझो, घबराना नहीं है, अच्छे से समझने का कोशिश करो। तो उन्होंने बोला कि अगर सीड सेप का हम सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं और उसका मोनोहाइब्रिड रेशियो निकालते हैं, तो उसका हमको फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 मिलेगा कि नहीं। मतलब जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने पढ़ा था, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या लिया था, स्टेम लेंथ या स्टेम हाइट को लिया था, तो उसमें 3:1 रेशियो आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने बोल रही हूँ कि अगर वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल सिर्फ सीड शेप को लेके क्रॉस करवाए होते, ओनली सीड शेप को लेके क्रॉस करवाते, तो उस टाइम उसका फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आता कि नहीं। 3 में क्या आता, डोमिनेंट कैरेक्टर यानी राउंड, और 1 में क्या आता, रिसेसिव कैरेक्टर यानी रिंकल्ड। होगा कि नहीं बेटा। वैसे ही अगर सिर्फ सीड कलर को लेके मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया जाए तो वहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो भी 3:1 आएगा कि नहीं। और 3 में क्या आने वाला है, डोमिनेंट कैरेक्टर यानी येलो, और रिसेसिव में क्या आने वाला है, 1 में क्या आने वाला है बेटा, ग्रीन। आएगा कि नहीं। इतना तक समझ आया कि नहीं आप लोग को। तो यही चीज़ वो 2 पॉइंट में लिखा है फर्स्ट। ओके, देख लेते हैं। यहीं पे वही चीज़ लिखा है कि ऑन ऑब्जर्विंग F2, जब उन्होंने F2 जनरेशन देखा तो मेंडल ये चीज़ फाइंड आउट करे कि जो येलो एंड ग्रीन कलर है, यानी जो सीड कलर है, वो 3:1 रेशियो में सेग्रीग्रेट कर रहा है, यानी 3 येलो 1 ग्रीन। समझ आया। सेम जब उन्होंने सीड शेप को लेके मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने का सोचा तो उन्होंने देखा कि जो राउंड एंड रिंकल्ड सीड शेप है वो भी 3:1 रेशियो में सेग्रीग्रेट हो रहा है, यानी 3 राउंड 1 रिंकल्ड। समझ आ गया। तो इसी दोनों पॉइंट से उन्होंने लास्ट में कंक्लूजन दिया दैट द सेग्रीग्रेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी एक कैरेक्टर का जो पेयर है, यानी अगर हम सीड शेप लेते हैं राउंड एंड रिंकल्ड सीड शेप, तो वो दूसरे कैरेक्टर यानी येलो एंड ग्रीन सीड कलर वाले कैरेक्टर का जो सेग्रीग्रेशन हो रहा है उससे वो लोग इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स क्या, समझो कि अगर जैसे इन्होंने बोला कि जो सेग्रीग्रेशन हो रहा है बोथ कैरेक्टर्स का, दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दैट मीन्स सपोज, एक सेकेंड, ये है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में हमारे क्या प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है। यहाँ पे जीन है राउंड, यहाँ पे है रिंकल्ड, यहाँ पे है येलो एंड यहाँ पे है ग्रीन कलर के लिए, ठीक है। तो ये बोले कि ऐसा कुछ डिपेंडेंसी नहीं है कि कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ ही क्रॉस होगा। ऐसा जरूरी है क्या कि जो राउंड वाला है वो सिर्फ येलो वाले कैरेक्टर के साथ ही क्रॉस होगा? ये तो जरूरी नहीं है। राउंड वाला ग्रीन वाले के साथ भी क्रॉस हो सकता है। सिमिलरली जो रिंकल्ड वाला है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ ग्रीन वाले के साथ हो,
वो रिंकल्ड वाला येलो कलर के साथ भी, येलो कलर वाले कैरेक्टर के साथ भी वो क्रॉस कर सकता है। मतलब इन्होंने बोला कि जो सेग्रीग्रेशन है दोनों कैरेक्टर्स का आपस में, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी भी तरह आपस में कंबाइंड कर सकते हैं टू गिव द रिजल्ट। इसीलिए उन्होंने बोला कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कॉम्बिनेशन है। अब समझ आया आप लोग को यही चीज़? तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि the segregation of one pair of character is independent of the segregation of another pair of character, वही चीज लिखा है। and also that some new combination of character appears in, ये F2 हो जाएगा, ठीक है। तो F2 जनरेशन में मैंने अभी आप लोग को बताया थोड़ी देर पहले कि पेरेंटल कैरेक्टर्स तो आ ही रहे हैं, उसके साथ कुछ नए रिकॉम्बिनेंट्स वाले कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि एलिल्स गेट रेंडमली रीअरेंज्ड इन द ऑस्प्रिंग एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स एलिल्स रेंडमली रीअरेंज्ड होके रहते हैं। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल आर जो है वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। सिमिलरली स्मॉल आर के साथ भी वही केस है कि वो दोनों में से किसी के साथ भी अरेंजमेंट कर सकता है एंड क्रॉस कर सकता है। आई थिंक अब आप लोग को समझ आया है। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है इसको समझाने में ताकि आप लोग को समझ आए। ये वाला डायग्राम बस आप लोग को समझने के लिए है, इसको कॉपी में नहीं करना है। कॉपी में आप लोग ये वाला चीज़ करोगे, ठीक है। और बस उसके बाद लास्ट हम लोग देंगे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो फाइनली डाई हाइब्रिड क्रॉस करने के बाद मेंडल जी ने थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, विच इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब किया था उन्होंने दो लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीग्रेशन। डाई हाइब्रिड क्रॉस से उनको मिला थर्ड लॉ, विच इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? देखो, इट स्टेट्स दैट व्हेन मोर देन वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्व इन अ क्रॉस, the segregation of one pair of contrasting character is independent of the segregation of another pair of contrasting character, and also that new recombination of characters along with the parental type also appear in F2 generation। सेम चीज़ अभी मैंने आप लोग को बार बार वही एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो एक पेयर का कैरेक्टर है, यानी हम लोग जैसे अगर ले रहे हैं सीड शेप वाला कैरेक्टर, तो वो जो दूसरा पेयर ऑफ कैरेक्टर है यानी सीड कलर, उससे कभी भी वो लोग आपस में डिपेंडेंट नहीं रहते। इसका जो सेग्रीग्रेशन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेग्रीग्रेशन ऑफ दिस कैरेक्टर। एंड ऑल्सो F2 जनरेशन में हमने देखा कि जो कैरेक्टर्स बन रहे हैं वो नए टाइप के कैरेक्टर्स भी बन रहे हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था कि टॉल एंड ड्वार्फ वाले ही कैरेक्टर्स बन रहे थे F2 में। F1 में बस टॉल बना, F2 में टॉल एंड ड्वार्फ कैरेक्टर बने, बट दोनों ही पेरेंटल कैरेक्टर्स थे। बट डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा कि हम जो पेरेंटल कैरेक्टर्स लिए थे उसके साथ नए टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, यानी मैंने अभी आप लोग को करके भी दिखाया था कि टोटल हमको 16 टाइप ऑफ कैरेक्टर्स देखने को मिले F2 जनरेशन में, जिसमें से 10 जो थे वो तो पेरेंटल कैरेक्टर थे, बट 6 नए टाइप ऑफ कैरेक्टर्स भी बने। तो वही चीज़ यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो यही चीज़ हम लोग को एक्सप्लेन कर रही है। समझ आया आप लोग को इतना तक? ओके, आई थिंक आप लोग को समझ आई है चीज़ें। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी क्योंकि ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोग का यूनिट 1 का। आई होप आप लोग को समझ आ रही है चीज़ें। मैंने अपने तरफ से पूरा ट्राई किया आप लोग को समझाने का। फिर भी अगर आप लोग को कुछ डाउट है, आप लोग ज़रूर बेटा कॉमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ लेना, मैं क्लियर करूँगी डाउट को। अगर आप लोग को एक बार में वीडियो नहीं समझ आ रहा है तो 2-3 बार वीडियो को देखो, पॉज कर करके चीज़ों को समझो, उसके बाद डेफिनेटली आप लोग को समझ आएगा चीज़। और अगर आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग को मेरा एफर्ट्स अच्छा लगता है, मैं जो भी वीडियो लेके आती हूँ आप लोग को आपके लिए बेनिफिशियल लगता है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। ऑल्सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप लोग को प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है ताकि आप लोग को वहाँ पे फ्री में हर टॉपिक का नोट्स मिल सके, वो भी हैंड रिटन। एंड that's it. See you all in the next video with another next important topic. Thank you. Bye bye. Take care.